सुश्रुत निदान, चैप्टर नंबर 10, विसर्प नाड़ी स्तन रोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग श्लोक नंबर 3 देखेंगे, विसर्प पढ़ने वाले हैं। तत्पश्चात हम लोग नाड़ी पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में स्तन रोग पढ़ेंगे। तो सभी की संख्या भेद इस अध्याय में वर्णित है। सबसे पहले हम निदान और संप्राप्ति देख लेते हैं। विसर्प रोग की काफ़ी डिटेल में आचार्य चरक ने वर्णन किया है इसका। यहाँ पे तो इतना डिटेल में नहीं है और काफ़ी अलग भेद भी बताए हैं आचार्य चरक ने। तो सबसे पहले हम भेद लिख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा अन्य आचार्यों का भी, फिर मैं सुश्रुत स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, तो लिखेंगे सुश्रुत अनुसार 5 भेद। वातज, पित्तज, कफज, वीपी के लिखेंगे वीपी, के एस, क्षतज। मैम वीपी के एस, क्षतज। चरक के लिखेंगे 7। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है ना, उन्होंने अलग भेद बताए हैं, द्वंद्वज के नाम बता दिया ना। पहला ही ऐसा अध्याय है जहाँ पे उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी द्वंद्वज भेद को। तो इसमें है वात, वीपी के एस, फिर है अग्नि, नेक्स्ट अग्नि, कर्दम, ग्रंथि, कर्दम, ग्रंथि। ये द्वंद्वज वाले भेद हैं, मतलब अग्नि में कर्दम ग्रंथि और कर्दम, कर्दम। तो वात पित्त, पित्त कफ एंड कफ वात, ऐसे याद करना है। A.K. गुप्ता से याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया हुआ है A.K. गुप्ता से। ठीक है, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। A फॉर अग्नि, K फॉर कर्दम एंड गुप्ता, G फॉर ग्रंथि, A.K. गुप्ता। ठीक है, ये द्वंद्वज भेद है आचार्य चरक अनुसार। मैम इसमें द्वंद्वज कौन है? जो वात अलग है, पित्त अलग, कफ सन्निपातज अलग है। तो द्वंद्वज यही है ना, अग्नि, कर्दम और ग्रंथि, ये द्वंद्वज भेद ही हैं। दो दो कॉम्बिनेशन से द्वंद्वज भेद हैं। क्या कंफ्यूजन हो रहा है राफिया? यस मैम, समझ गए। है ना, द्वंद्वज लिखना नहीं है उसमें, ये नाम ही लिखना है। ठीक है, ऐसे दो कॉम्बिनेशन से हम एक व्याधि को एक पर्टिकुलरली नाम दे दिया, ऐसा होता नहीं है, बट ऐसे उन्होंने बताया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चरक का भी, तो आप लोग पढ़िएगा। वाग्भट में लिख लेंगे 8। कौन सा ऐड किया है इन्होंने? अभिघातज ऐड कर दिया है। तो उन्होंने वाग्भट क्या है, जो उनको अच्छा लगता है जो भी संहिता से, तो वो ऐड ऑन कर लेते हैं। तो थोड़ा चरक का ले लिया और सुश्रुत का ले लिया, दोनों का ऐड करके अपनी अलग संहिता बना दी और अपना नाम जुड़वा लिया। ठीक है, तो उन्होंने चरक और सुश्रुत दोनों के ही मान लिया। ठीक है, शारंगधर 8 हैं। मैम वाग्भट के लास्ट वाला रिपीट कर। अभिघातज माना है वाग्भट ने। 7 प्लस अभिघातज लिख लेना, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो चरक ने माने हैं अग्नि, कर्दम, ग्रंथि, ये आचार्य माधव, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, इन्होंने भी माने हैं। माधव, योग रत्नाकर एंड भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश को बीपी लिख लिया करें, योग रत्नाकर को यो और र लिख लिया करें। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो जल्दी होगा। मुस्ताक है ना, मुस्ताक को थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, मुस्ताक के लिए बता रही हूँ मैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है हमें।
आचार्य शारंगधर अनुसार 9 है, 8 प्लस अग्निदाहजन्य। अग्निदाहजन्य। अब नेक्स्ट लिखेंगे चरक वाग्भट विसर्प के अधिष्ठान 3 है। चरक एंड वाग्भट विसर्प अधिष्ठान 3। बाह्य आश्रित, अंतः आश्रित एंड उभय आश्रित। ठीक है, बाह्य, अंतर और उभय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग आ जाएंगे श्लोक में आ जाएंगे ना। यहाँ पे बहुत ही सिंपल से निदान है, पढ़ लेते हैं एक बार। मिथ्या आहार विहार से कुपित हुए वात आदि दोष त्वचा मांस रक्त में जाकर सर्व अंगों में फैलने वाले, किसी एक जगह स्थित नहीं रहने वाले। विसर्प नाम ही क्या है, विसर्प, फैलने वाला रोग है विसर्प। ठीक है, अपने अपने वात आदि दोषों के लक्षणों से युक्त विस्तृत तथा अल्प उभार वाले शोथ को शीघ्र पैदा करते हैं। सारे शरीर में चारों ओर विस्तृत फैलने के कारण इसे विसर्प कहते हैं। परिसर्प भी इसे कहा जाता है। मैंने जब कुष्ठ पढ़ाया था तब मैंने लिखवाया था कुष्ठ में परिसर्प। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ का भेद मान लिया है, बट आचार्य चरक ने विसर्प का ही भेद पर्याय परिसर्प को माना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुर्वंती विस्तृत तनु उन्नत आशु, इसको सेकंड लाइन में सर्कल कर लेंगे, तो हाईलाइट कर लेंगे सेकंड लाइन में स्टार्टिंग का। ठीक है, कैसा शोथ होता है, विस्तृत होता है, अल्प उभार वाला होता है, उन्नतम आशु शोफम तम, चारों तरफ होता है और शीघ्र ही फैलने वाला होता है। नाम से ही पता चल रहा है विसर्प फैलने वाला। नेक्स्ट हम लोग लक्षण पे देखेंगे, दोषात्मक लक्षण देखते हैं। वातज देखते हैं ना, कुछ चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। तो ये वातात्मक को असित मृदु, असित वात का कलर है। ठीक है, तो काला होता है, मुलायम, खुरदुरा, अंगों में वेदना, फूटती और सुई चुभने की सी पीड़ा ना। ये तोद वातज में होता है, बट हम आगे पढ़ेंगे तो तोद जो है वो पित्तज में आया है। ठीक है, मैं बताऊंगी कहाँ पे। और क्या है, वात ज्वर के लक्षणों से युक्त होता है, किंतु जब लसिका रक्त मांस आदिकों के दूषित होने से वही विसर्प विषम गंडों विस्फोटों से युक्त होता है, मतलब बड़ा भयंकर पस युक्त हो गया, तो वह चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय होता है। ठीक है, तो श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे, गंडैर यदातु विषमय। विषम विस्फोटों में अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो असाध्य हो जाता है, वातज विसर्प। ठीक है, लास्ट में वर्जनीय लिखा है ना, उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, असित और मृदु है, इतना ही याद रखेंगे, बाकी चीज़ें सब सामान्य है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सामान्य चीज़ें हैं। ठीक है, पित्त देखेंगे नेक्स्ट। पित्त में क्या है, द्रुत गति, द्रुत गति है, स्फोट प्रभेद बहुला, बहुत ही फटाफट शीघ्र गति, इसको सर्कल कर लेंगे। ज्वर दाह पाक, अनेक प्रकार के फोड़े फुंसियों से युक्त और रक्त के समान लाल वर्ण सा। तो क्षतज प्रकाशम को भी हाईलाइट कर लेंगे। क्षतज प्रकाशम मतलब रेड कलर का वो विसर्प दिखता है हमें, है ना। अगर हमें असित कलर का दिखेगा, कुछ ब्लैकिश दिखेगा, तो हम ऐसे सोचेंगे कि ये वातज है। कुछ रेडिश कलर का दिखेगा अपीयरेंस में, तो हमें सोचना है कि ये पित्तज है। कुछ वाइटिश लगेगा पांडु जैसा, तो वो सोचना है कफज है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिश्रित कलरफुल
का तो ऐसे नाना वर्ण होता है सन्निपातज का, पर यहाँ पे बताया हुआ नहीं है अलग से। ठीक है, तो शतज प्रकाशम और द्रुत गति और स्फोट प्रभेद बहुला ना, बड़े फुंसियाँ होंगी। और क्या है लास्ट में देखेंगे, जब दोषों के अधिक बढ़ने से मांस तथा सिराएं नष्ट होकर कृष्णांजन के समान कर्दम मतलब कीचड़ से युक्त होता है, तो वो चिकित्सा करने में ठीक नहीं होता, मतलब मुश्किल है ठीक करने में। स्त्रोतो कर्दम निभो, इसको सर्कल कर देंगे, ये आता है, आया है। ठीक है, मैच द कॉलम में ये आया है। स्रोतो कर्दम निभो, तो कीचड़ के समान अगर वो अपीयरेंस में दिख रहा है तो फिर वो असाध्य है। श्लैष्मिक में सामान्य से चीज़ें हैं, बस इसमें एक चीज़ याद रखें, इसमें तीव्र कंडू होती है, कंडू पित्त का ही है। ठीक है, तीव्र लास्ट पहली ही लाइन में लास्ट वर्ड लिखा है तीव्र कंडू। स्लैश में कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षतज विसर्ग देखेंगे, इसका दोष इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे P&R। सद्यः क्षत व्रणम उपेत्यः नरस्य पित्तम रक्तंच दोष बहुलस्य करोति शोफम। रक्त और पित्त दोष रहता है इसमें। दाह पाक स्फोट शतज में ये चीज़ें होती हैं। और कुलत्थ सदृशैर असितैश्य, तो ये कुलत्थ के समान छोटे छोटे फोड़े होते हैं क्षतज में, तो इसको सर्कल कर लेंगे, कुलत्थ के समान। मैच द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, वात पित्त कफ और छोटा छोटा पार्ट दे दिया था नेक्स्ट कॉलम में। तो कुलत्थ सदृशैर आया है क्षतज में, स्रोतो कर्दम निभो पित्तज में, और गंडैर यदा तू विषमय वातज में। ठीक है, साध्य साध्यता देख लेते हैं। अगर सिंगल दोष है, सिंगल दोष है, वात है, पित्त है, कफ है, तो साध्य है। कृच्छ साध्य कब होगा, जब मर्म में आश्रित होगा तो कृच्छ साध्य है। और सन्निपातज और क्षतज असाध्य है। ठीक है, लिखना चाहें तो ये अलग से भी लिख सकते हैं, त्रिदोषज और क्षतज असाध्य है। अब हम नाड़ी देखते हैं। जो मैंने चरक और वाग्भट वाला लिखवाया था आपको अधिष्ठान रूप में, तो उसकी भी साध्य साध्यता लिख लेंगे। अगर बाह्य बाह्य है तो साध्य होगा, उभय है तो असाध्य होगा। ठीक है, अंत है तो कृच्छ साध्य होगा। उभय क्या बोला है? उभय असाध्य है ना, अंदर भी है बाहर भी है, तो डिफिकल्ट टू ट्रीट होगा विसर्ग। ठीक है, कृच साध्य किसका बोल? अंतः का लिखा हुआ है, ये श्लोक में है, जो विमर्श में है ना श्लोक, उसमें दिया हुआ है ये। बाह्य मार्ग सेकंड लाइन में साध्यम। ठीक है, इस टाइप, खैर बस लिख लीजिए, उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है श्लोक याद करने की। अब हम नाड़ी देखते हैं। श्लोक नंबर 9 और 10 से हम लोग नाड़ी देख रहे हैं। नाड़ी की संख्या होती है 5, संख्या लिखेंगे 5। इसमें थोड़ा सा 8 भी मानते हैं। ठीक है, तो 5 भी है 8 भी है, तो इसको क्वेश्चन पढ़ के फिर अपने आप समझ आ जाता है कि कौन सा सही लगेगा ना। अभी हम पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। तो इसके जो नाड़ी रोग है उसके 8 भेद भी माने हैं, 5 भी माने हैं। तो इसमें क्या होता है, अनुचित
कर्म करने वाला वैद्य पके हुए शोफ को भी अपक्व समझकर, हमेशा पक्व शोथ में ही चीरा लगाना है। अगर अपक्व आम अवस्था में उसने चीरा लगा दिया कि पस निकाल लूँ पहले ही, तो फोड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा कर लिया, या फिर पक्व की उपेक्षा कर दी, चीरा लगाना था पर नहीं लगाया, तो क्या होगा? जो वैद्य अधिक पूय वाले व्रण की उपेक्षा कर देता है, वह पूय पूर्व विहित स्थानों को विदीर्ण करके भीतर की ओर गंभीर में प्रवेश कर जाता है। आशय में मतलब वो और ज़्यादा गूढ़ हो जाता है ना, और फैलने लगता है। दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, आसपास के विसरा हैं, उनको भी वो फिर इफेक्ट करता है। इस तरह इस पुई के भीतर की ओर अधिक मात्रा में गमन करने से अधिक संख्या नाड़ी अर्थात नाली में जल बहने की तरह पुई के बहने से नाड़ी कहलाता है। ठीक है, एक कैनाल बन जाती है, उधर से पस आता रहता है। सुना होगा आप लोगों ने, सर्जरी में भी पढ़े होंगे नाड़ी व्रण, उधर काफ़ी डिटेल में आते हैं नाड़ी व्रण, है ना। तो इसमें नाड़ी के भेद देखे, वात आदि पृथक पृथक दोषों से 3 होते हैं। श्लोक नंबर 10 में देखो, दोषैर त्रिभिर भवती। ठीक है, दोष से 3 हो गए, वात पित्त कफ। सा पृथक गेश चश सम्मूर्छितैर अपि, तो सम्मूर्छित मतलब एक सन्निपातज हो गया। ठीक है, तो 4 हो गए ये। फिर है शल्य निमित्तज, अब ये 5 हो गया। तो इस टाइप से 5 भेद यहाँ कहे गए हैं। और अगर हम सम्मूर्छित को द्वंद्वज ले लें तो फिर वहाँ से हम 8 ले सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा कहीं कंफर्म नहीं किया हुआ है कि वात पित्त पित्त कफ कफ वात ऐसे करके। ठीक है, तो सम्मूर्छित को हम सन्निपातज कंसिडर करके यहाँ पे 5 भेद मोर करेक्ट होगा ये। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दोष अनुसार लक्षण देख लेते हैं। श्लोक नंबर 11 एंड 12, इसमें तत्र अनिल, सबसे पहले वात में देख रहे हैं। तत्र अनिलात परुष सूक्ष्म मुखी ना, वातज वाले हैं, परुष है, सूक्ष्म मुख है, कठोर है, और फेन अनुविद्धम अधिकम ना, फेन भी फेन युक्त स्राव, वात के कारण ही बुलबुले फेन आता है। ठीक है, ये वात का हो गया। लास्ट में देखो क्षपायाम, क्षपायाम मतलब रात्रि, रात्रि में ये ज़्यादा अपना प्रकोप करते हैं। ठीक है, रात्रि में वात प्रकोप होता है, इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं। क्षपायाम, क्षप मतलब रात्रि होता है, रात्रि के समय फेन युक्त स्राव अधिक मात्रा में बहता है। ठीक है, वातज अधिक प्रकोप करते हैं रात्रि में। नेक्स्ट पित्तज देख लेते हैं। सेकंड लाइन पित्तज की है, थर्ड लाइन कफज की है। तो पित्तज में क्या है? त्रिट, ताप और तोद। तो तोद को सर्कल कर लेंगे। तोद किसका लक्षण है? यूजुअली किस में होता है तोद? बात में होता है। ठीक है, तो यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन रख के पूछा जा सकता है, तो ये याद रखें। वात को लिख के वहाँ क्रॉस कर दें। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है? स्त्रवत्य अधिक उष्ण महसु ना, तोद हो गया। और ज्वर, ज्वर तो पित्त का ही है, और है दिन में अधिक उष्ण और पीले रंग का स्राव होता है। ठीक है, जो पूय स्राव होता है वो दिन में ज़्यादा होता है सूरज की उष्णता से, और ऊष्मा उसको मिल जाती है, स्राव ज़्यादा होता है और उसका कलर पीला होता है, ये भी पता है, पित्त पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लाइन में देखेंगे, कफाद बहुघन अर्जुन पिच्छिल स्रावः, मतलब अर्जुन मतलब वाइट होता है, तो इसका काफ़ी घन, थोड़ा गाढ़ा और वाइटिश चिकना स्राव होता है, पिच्छिल स्रावा। और रात्रि श्रुति को सर्कल कर देंगे। ठीक है, चिकना स्राव रात्रि में बहाती है।
तो ये चीज़ याद रखेंगे। वह नाड़ी निश्चल या मंद पीड़ा युक्त, कठिन और कंडू युक्त होती है। ये स्टार्टिंग का अर्जुन पिछल स्त्रावा इम्पॉर्टेंट है और रात्रि श्रुति इम्पॉर्टेंट है। जो स्तिमित, अरुख, कठिन, स्तिमित का वर्णन यहाँ पे होता है कंटिन्यूअस। स्तिमित मतलब कुछ ठंडा है ना, जैसे हम स्थैमित्य पढ़ते हैं, स्थैमित्य उदर रोग में हम पढ़े थे, तो उसमें ऐसा लगता है कि किसी गीले कपड़े से जो अंग ढका हुआ हो, हमेशा स्निग्धता, गीलापन और स्वेदता रहती है। ठीक है, तो वो वर्ड का मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर दो दोषों से उक्त लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो दोषों के व्यतिकर संसर्ग से उत्पन्न 3 प्रकार की नाड़ियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे फिर 3 प्रकार की बोल दिया गया है। तो द्वंद्वज, क्योंकि लक्षण में उन्होंने बता दिया है, तो ये भी एक चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, दोष द्वय अभिहित लक्षण दर्शनेन तिस्रो गतिर्व्यतिकर प्रभावस्तु, मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता है, गतिर्व्यतिकर प्रभावस्तु। ठीक है, तो ये द्वंद्वज के लिए बताया है। चूँकि नाड़ी व्रण में स्राव एक मुख्य लक्षण है और द्वंद्वज में कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तीनों में तो हो ही रहा है, बट इसमें कंटिन्यूअस हो रहा है। नेक्स्ट हम सन्निपात देखेंगे। सन्निपातज नाड़ी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ है इससे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें सेकंड लाइन में आया है इसका क्वेश्चन, घोराम सुरक्षय करीम इव, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये किसका है। ठीक है, वही फिल इन द ब्लैंक्स वाले में। तो सन्निपातज में क्या क्या होता है, मिश्रित लक्षण है इसमें, दाह, ज्वर, श्यवन, श्वसन, मूर्छा, मुख शोष, ये जिसमें होते हैं, और शास्त्रोक्त अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। वात, पित्त, कफ, इन तीनों के मिश्रित लक्षण होते हैं और प्राणों को नाश करने वाली काल रात्रि की तरह समझना चाहिए ना। काफ़ी भयंकर, पीड़ादायक लिया गया है काल रात्रि का मतलब। ठीक है, अब शल्यज नाड़ी देखेंगे। शल्यज नाड़ी किसी फॉरेन बॉडी के कारण, तो यहाँ पे मेनली रक्त वाले लक्षण हैं, तो लिख भी लेंगे यहाँ पे, रक्तज लक्षण हमें दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें पूर्वोक्त त्वक आदि स्थानों में किसी एक सूक्ष्म शल्य नष्ट होकर शीघ्र ही नाड़ी रोग पैदा करता है। ठीक है, सूक्ष्म शल्य नष्ट होकर, अदृश्य शल्य, फॉरेन बॉडी कोई भी गई, वहाँ पे उसने अपना स्थान संचय किया, मल्टीप्लाई हुई और नाड़ी रोग उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न वह नाड़ी अकस्मात फेन युक्त, मथे हुए, मट्ठा, निर्मल, रक्त मिश्रित, गरम स्राव बहाती है। श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे, सा फेनिलम ना, तो ये याद रखेंगे कि ये वातज का नहीं है। ठीक है, स फेनिलम मथित अच्छ अस्रिक विमिश्रित उष्णम स्रवेत सहसा, सरुजा पेन होता है, सनित्यम कंटिन्यूअस पेन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस पेन होता है शल्यज नाड़ी में। सेकेंड हाफ इसका हाईलाइट कर लेंगे। अब हम स्तन रोग देखते हैं। ठीक है, तो वातज नाड़ी में हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी, फेन, अनुधृत, अधिक स्रवती, क्षपयात। पित्तज में तोद एक याद करने की चीज़ थी, और कफज में अर्जुन और रात्रि श्रुति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्तन रोग। तो मैंने आप लोगों को एक भेजा हुआ है, एक पोर्शन भेजा हुआ है ग्रुप में, है ना, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे आफ्टर क्लास।
ठीक है, पहले हम स्तन रोग देखते हैं, फिर मैं पूछती हूँ। स्तन रोग में सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पे स्तन रोग की संख्या लिख लेंगे 5। ठीक है, जिन कारणों से जितनी संख्या में नाड़ी रोग होते हैं, उन्हीं कारणों से स्त्रियों में उतनी ही संख्या में स्तन रोग भी होते हैं। तो इस टाइप से 5 हम संख्या लिख सकते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं नाड़ी रोग और स्तन रोग के। ठीक है, एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, ये जो नाड़ी हमने पढ़ा है, ये जो द्वंद्वज और द्विदोषज नाड़ियों का उन्होंने उल्लेख किया है, ये सिर्फ सुश्रुत ने किया है। तो एक लाइन ऊपर लिख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वंद्वज या फिर द्विदोषज नाड़ी का उल्लेख कौन से आचार्य ने किया है। ठीक है, चरक, माधव एंड भाव प्रकाश ने भी 5 संख्या बताई है, ये भी ऐड ऑन कर लेंगे। चरक, माधव, भाव प्रकाश। चरक, माधव एंड भाव प्रकाश। ठीक है, ये नाड़ी में ऐड करना है। अब हम देखते हैं स्तन रोग संख्या हो गई 16 एंड 17 श्लोक देखेंगे। कन्याओं की स्तन आश्रित धमनियाँ संकुचित मार्ग युक्त होती हैं, जिससे दोषों का उनमें विसरण न होने से उनमें स्तन रोग नहीं होते। मतलब जो कन्याएं हैं 13 से 14 साल से तक की जो कन्याएं हैं, फीमेल हैं, उनमें स्तन रोग नहीं होते हैं। ठीक है, किंतु वे भी जब बड़ी होकर प्रजाता, प्रसूता या गर्भवती होती हैं, तब स्वभाव से ही उनकी धमनियाँ विस्तृत होती हैं और द्वार युक्त हो जाती हैं, अथवा उनको होते हैं स्तन रोग। ठीक है, तो इसमें श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे। धमन्या समवृत द्वारा कन्याओं के लिए आया है। कन्यायाम स्तन संश्रिता, कन्याओं में नहीं होता है। न भवंती स्तन्य आमया, स्तन रोग नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट में स्वभावा देव विवृता, विवृत हो जाते हैं, धमनी के मुख बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जायन्ते संभवत्य ततः। ठीक है, तो वाग्भट ने 6 संख्या बताई है स्तन रोग की, ये भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे आचार्य ने जो स्तन रोग है, इसमें उन्होंने 8 भेद भी माने हैं, है ना, नाड़ी रोग के। तो इसके भी हम 8 भेद बोल सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसे विमर्श में लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में देखेंगे विमर्श के, जो श्लोक नंबर 15 है, उसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि नाड़ी रोग अष्टविध होने से इसके भी 8 भेद हैं, किंतु माधव ने इसके 5 भेद ही माने हैं। सुश्रुत ने भी इसी अध्याय के अंत में इसके 5 होना ही लिखा है। पंचानाम अपि तेषाम ही। ठीक है, भाव प्रकाश ने भी 5 माने। तो मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को लिखवा दिया है। भाव प्रकाश, सुश्रुत, माधव, सभी के अनुसार ये 5 हैं। ठीक है, अब हम परिभाषा देख लेते हैं। ये रेफरेंस है, ये पूछा जाता है स्तन की परिभाषा कहाँ है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस के तौर पे वाइवा में पूछा जा सकता है। रस प्रसादो मधुरः पक्व आहार निमित्तः कृत्सन देहात् स्तनो प्राप्तः स्तन्यम इत्यभिधीयते। सम्यक्तया परिपक्व हुए आहार के कारण उत्पन्न हुए रस का प्रसादांशभूत, जो कैसे उत्पत्ति हो रही है, जो आहार लिया उसका प्रसाद, सार भाग और किट्ट भाग बनता है। तो सार
को ही हम प्रसाद भाग भी कहते हैं, जो उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसमें मधुर जो 3 अवस्थाएं पाक होती है, जो कि चरक, चिकित्सा, गृहिणी अध्याय में दिया हुआ है। मधुर अवस्था पाक कौन कौन सी अवस्था पाक है संजीव? मधुर, मधुर, लवण और नहीं, अम्ल और कटु, 3 अवस्था पाक। मधुर, अम्ल और कटु। सही है मुस्कान? यस मैम, मधुर अम्ल कटु। यस मैम। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने कितने मानी है विपाक अवस्था पाक? 5 कि 2? नहीं, वो निष्ठा पाक माना है ये। क्या? मैं निष्ठा पाक में पहुंच गया था। चलो एक बार पढ़ना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो प्रसाद भूत जो मधुर है वह सारे शरीर में स्तनों में प्राप्त होकर स्तन्य दुग्ध की उत्पत्ति करता है। जो स्तन है वो ब्रेस्ट है, और जो स्तन्य बाद में य लग जाता है वो मिल्क है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी याद रखेंगे। रस की उपधातु क्या है? स्तन्य और आर्तव है चरक के अनुसार, ये भी चीज़ याद रखेंगे आप लोग। अब जैसे संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता है, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर सिचुएशन में शुक्र निहिसृत होता है, ऐसे ही स्तन्य में जो जब मिल्क फॉर्मेशन होता है कब होता है, तो वो इसी में बताया हुआ है इसी श्लोक में, कि जब भी शिशु, नीचे से तीसरी लाइन हम देखेंगे, ये पढ़ लेंगे, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ें इसमें डिटेल में दे रखी हैं, कि स्त्रियों का दुग्ध भी अपत्य संतान के स्पर्श करने से, जो उनका शिशु है उसको देखने से, छूने से, स्मरण करने से, बच्चों को गोद में लेकर पकड़ने से, बच्चों के हस्त द्वारा स्तनों के पकड़ने से शुक्र की तरह उस स्त्री के सारे शरीर में दुग्ध के स्त्राव होने से माता का बच्चे में निरंतर स्नेह के कारण जो स्तन्य है वो निकलता है। ठीक है, तो प्रवृत्ति बताई हुई है शुक्र और स्तन्य दोनों की ही। लास्ट लाइन इसमें हाईलाइट कर लेंगे, स्नेहो निरंतर तस्त्र प्रसवे, प्रस्त्रवे मतलब निकलना, हेतुर उच्यते। ठीक है, देखने से, सोचने से, स्मरण करने से, छूने से, गोद में लेने से, मात्सल्य भाव के कारण माता के स्तन्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे 24 एंड 25। अब यहाँ लक्षण बताए हुए हैं, दोष, दुष्ट स्तन्य के लक्षण, कि दुष्ट अगर है तो उसमें अलग अलग दोषों से क्या क्या लक्षण होंगे। तो जो इसका निदान है, निदान ये है कि ज़्यादा चिंता, शोक, भय, इन सब कारणों से दुष्टि होती है। लक्षण हम लोग पढ़ते हैं। वातज में क्या बताया है? दुग्ध कषाय तथा पानी में डालने से तैरता है। तत् कषायम भवेत वातात् क्षिप्रम च प्लवते, प्लवते मतलब तैरना, अंबसी मतलब पानी में तैरता है, कषाय रस युक्त होता है। ठीक है, तो इसका विकृत रस कषाय है, ये याद रखेंगे। प्लवते मतलब तैरना है। ठीक है, पित्त से अगर दूषित है स्तन्य तो क्या होगा? अम्ल सकटुम राज्यो अंबसी च पीतिका, कुछ अम्ल और कटु होगा और जल में डालने से पीली रेखा उत्पन्न होगी। कफ से दूषित है तो घन पिछिल होगा। ठीक है, सारे कफ वाले लक्षण हैं, और घन पिछिल चिपचिपा होगा, और जल में डालने से पात्र के नीचे चला जाएगा। भारी है कफ, नीचे चला जाएगा। वात हल्का है, तैरेगा, और पीले जो पित्त है वो पीली रेखा छोड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें चरक में हम लोग चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 30 योनि व्यापद में बाल
जो बाल रोग हैं वो चरक ने 30th चैप्टर में बताया है। तो जितना भी स्त्री रोग और बाल रोग का वर्णन है वो योनि व्यापद अध्याय में है टोटल ना, उससे अधिक और कहीं स्त्री रोग का वर्णन नहीं किया है। तो ये हो गया कफ वाला। और सर्व दोषों से दूषित होने पर उक्त सब लक्षण हमें मिश्रित मिल सकते हैं। शारीरिक चिंता, शोक, क्रोध आदि मानसिक अभिघातों से स्तन्य दूषित होता है, ये मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, सर्वे दुष्टे सर्वलिंगम अभिघाताच दुष्यते। ठीक है, तो जो माता है उसको हमेशा निश्चिंत रहना है, प्रसन्न रहना है। किसी भी अवस्था में शोक, क्रोध आदि जो भी मानसिक जो धारणीय वेग है ना, 2 टाइप्स के वेग हैं, धारणीय और अधारणीय। तो ये सारी चीज़ें इनको धारण करना है। मत्सर्य भी एक, जब हम वाग्भट पढ़ते हैं तो उसमें एक मत्सर्य भी धारणीय वेग में आता है। उसका मतलब ये कि दूसरों के जो हित हो रहा है, दूसरों का जो हित हो रहा है उसमें भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, वो भी हमें धारण करना चाहिए ना। दूसरों के खुशी में हमें खुश होना चाहिए और दूसरों के दुखी में खुश नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक आचार्य वाग्भट ने बताया है एक्स्ट्रा। बाकी चिंता, शोक, लोभ, क्रोध आदि ये सारी चीज़ें तो सभी ने बताई हैं। अब हम शुद्ध दुग्ध के लक्षण देखते हैं। इसमें पानी में डालने से यदि वह दुग्ध पानी के रूप में हो जाता है ना, एक समान हो जाता है। जैसे एक क्वालिटी है, हंस की क्वालिटी, अगर पानी में दूध मिलाया जाए तो वो सिर्फ दूध पी लेता है। पता नहीं क्या उसमें मैकेनिज्म भगवान ने किया है, क्या सिस्टम है, वो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पानी में डालने से वो दुग्ध पानी के रूप का हो जाता है। वर्ण में श्वेत, स्वादु, मधुर और विकृत वर्ण रहित। तो कई बार पेशेंट आते हैं फीमेल्स की, ये फीडिंग नहीं करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दोष हो सकता है। तो आयुर्वेद में भी इसकी परीक्षा बताई हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे विकृत कलर नहीं होगा, मधुर होगा स्वादु में। तो यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवति पांडुरम मधुरम च अविवर्ण च प्रसन्नम तद वीर निर्दिशेत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे ना, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। इसमें दूष्य बता दिए हैं। स्तन रोग में दूष्य क्या होते हैं? रक्त और मांस। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने क्या परमे में बताए, प्रमेय में और लिंगनाश में भी मैंने बताया था, है ना। याद होगा आप लोगों को, मैंने उधर 2-3 चीज़ें लिखवाई थी, स्तन रोग भी उसमें से था। और ट्रिक में राम करके लिखवाया था, रक्त और मांस। ठीक है, तो कामला में था, भगंदर में था और लिंग अर्श में था। अभी फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कामला, भगंदर, लिंग अर्श और स्तन्य रोग। और ऊपर राम लिख दें, R कैपिटल, M कैपिटल, A छोटा। ठीक है, तो स्तन रोग, सुश्रुत, माधव और भाव प्रकाश 5 भेद होते हैं और वाग्भट अनुसार 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये लिख लेना, लिख लें साइड में।
और ये जो हमने पहले श्लोक पढ़ा था उसमें जो शुक्र स्त्राव के कारण हैं वो 5 दिए गए हैं और चरक ने 8 कारण बताए हैं शुक्र स्त्राव के। ठीक है, ये जो श्लोक नंबर 19 और 20 है इसमें शुक्र स्त्राव के कारण 5 दिए गए हैं। जो मैंने आप लोगों को भेजा है ना पेपर में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री स्मरण, दर्शन, मधुर स्वर, गात्र स्पर्श, मैथुन, प्रहर्ष, ये 5 कारण दिए हैं कि तब शुक्र की प्रवृत्ति होती है। मैम इससे पहले क्या बोली थी? मैम, 5 एक बार और 6 repeat कर- लोग। हाँ, उससे पहले वाला मैं बताती हूँ। स्तन रोग में सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश 5 भेद। सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश 5 भेद, वाग्भट 6 भेद। ये मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। सिर्फ ऐसे लिख लो कि वाग्भट 6 भेद, अन्य 5 भेद। तो अन्य में चाहे जो भी वो पूछ लें, सबके 5 ही जाएंगे। ठीक है, ये पहले भी लिखवाई थी। तो अन्य में ये सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश यही है अन्य में। ठीक है, हाँ मुस्ताक, 1 मिनट, ये लास्ट श्लोक खत्म हो जाए फिर पूछना। देखो, रक्त से उत्पन्न विद्रिधि को छोड़कर, हाईलाइट कर लें, रक्त से उत्पन्न विद्रिधि को छोड़कर अन्य बाह्य विद्रिधि लक्षणों के समान उन 5 स्तन रोगों के लक्षण समान होते हैं। मतलब बाहरी विद्रिधि के लक्षण किसके समान होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 28 जो श्लोक है इसको हाईलाइट कर लें। पंचानाम अपि तेषां तु हित्वा शोणित विद्रिधि। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग ग्रंथि, अपच, अर्बुद, गलगंड, ऐसी 4 व्याधियां हैं एक ही चैप्टर में ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट